हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टॉक्ड अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके, अब अपने को डिस्कस करने हैं बोर्स पोस्टुलेट्स, उससे बोर्स मॉडल आएगा। बोर्स postulates and Bohr's model will come from the Bohr's postulates। तो बोर ने 3 पोस्टुलेट दिए। फर्स्ट पोस्टुलेट था, देखो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि हमने डिस्कस करी थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। बोर ने एक सिंपल एक बात बोल दी और इसका सॉल्यूशन बताया। उसने बस बोला पोस्टुलेट मतलब उसकी assumption थी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं जिनमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे। बड़ी एडहॉक सी assumption है, बट उसने बोला और ये बात फिर वैलिड भी हुई और उससे लाइन स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन हुआ हाइड्रोजन एटम का, तो इसलिए उसकी बात को माना गया। बाद में और हायर फिजिक्स में जाके एक्सप्लेन होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट क्यों नहीं कर रहे। बट अपने को यहां पर सिर्फ मान लेना है कि इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, हालांकि वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट दे विल नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया स्टेबल ऑर्बिट्स। और उन ऑर्बिट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एटम की स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। आपने सब कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उन स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एटम की स्टेट थी उसे नाम दिया गया स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। कि जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो ऑर्बिट्स जिनमें they will not emit electromagnetic radiation are called stable orbits, and the corresponding states of the atom are called stationary states of the atom. Okay, ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट सिंपल लैंग्वेज में ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड टर्म आप थर्ड टाइम पढ़ रहे पूरे सिलेबस में। पहली बार हमने पढ़ा था चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फिर आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट में जो एनर्जी है इन द टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, वो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है कि फोटॉन्स की टर्म में एनर्जी होगी और हर फोटोन की एनर्जी h नहीं होगी। थर्ड टाइम आप क्वांटाइज्ड वर्ड पढ़ रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा ये उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिनमें जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। कि आपने सिंपल टर्म्स में पढ़ रखे nh/2 पाई कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इट मींस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, कि वो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और अगर कोई पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है, तो आप बताओगे जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। ये मतलब है इसका। थर्ड पोस्टुलेट उसने दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, कि ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आता है, if an electron makes a transition from higher energy state to lower energy state, तो वो उतने एनर्जी डिफरेंस का फोटोन एमिट करेगा। ओके, कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा, एनर्जी कम हुई तो उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कैसे देंगे, देखो फोटोन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, h nu। तो अपने पास कितनी एनर्जी आएगी, E इनिशियल माइनस E फाइनल। इनिशियल से फाइनल में जो एनर्जी डिफरेंस है इतनी एनर्जी आई और इसको आप इसके बराबर रख दोगे h nu। ओके, कि एनर्जी डिफरेंस को आप रख दोगे h nu के बराबर। इनिशियल फाइनल का मतलब
फाइनल एनर्जी स्टेट टू लोअर इनिशियल एनर्जी स्टेट टू फाइनल एनर्जी स्टेट। ये 3 पोस्टुलेट दिए बोर्स ने, बड़े सिंपल से, आपको याद रखने तीनों। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अपने को अब एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग बोहर्स मॉडल। ओके, तो देखो एक इक्वेशन हमारे पास है NH/2π, और एंगुलर मोमेंटम आपको याद रखना होता है MVR होता है, MVN/RL NH/2π। अच्छा, n क्या चीज है? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। ओके, ये जब डेरिवेशन आएगी आपको रदरफोर्ड वाली डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था इस पे कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 by R square इक्वल टू mv square by R। यहां पर हर जगह Rn कर दो और Vn कर दो, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ओके, यहां से Rn से Rn कैंसिल हो गया, mvn स्क्वायर आ गया हमारे पास E स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट Rn। अपने पास अब ये 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल है Vn और Rn। ओके, अपने को Vn भी निकालना है, Rn भी निकालना है। Rn हमारी डेरिवेशन है कि वी हैव टू फाइंड आउट द Rn। ओके, अब डेरिवेशन ये 2 तरीके से आती है। एक तो ये लिखा हुआ फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग बोर्स मॉडल। ओके, आई राइट इट नाउ हियर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग बोर्स मॉडल, या फिर इस डेरिवेशन का एक पार्ट आ जाता है कि फाइंड आउट द बोर्स रेडियस। फिर आगे डेरिवेशन करनी है, मैं बताऊंगा कहां तक करनी है। एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन की बोर्स मॉडल से या बोर्स रेडियस, एक तो ये डेरिवेशन अपने करनी है। ओके, पहले हम रेडियस निकालेंगे। क्या करो, स्क्वायर कर दो इसको, क्यों कर रहे हैं स्क्वायर? वहां से हम Vn स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करेंगे। ओके, Vn स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, E स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट mRn। फाइंड आउट, एक Rn कट गया, यहां से मेरे पास Rn आ जाएगा। ठीक है, 4 गया, एक पाई गया, एक m गया, तो Rn की वैल्यू हमारे पास आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर बाय पाई, यहां से m आएगा, E स्क्वायर, ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, ये हमारे पास Rn की वैल्यू आ गई, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आ गया। यहां पर एक और चीज नोटिस करना है, n को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आ गया? n स्क्वायर के। इसका हम यूज करेंगे। ओके, ये Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया। बोर्स रेडियस की डेरिवेशन आती है तो आपको यहीं तक करनी है। ओके, बोर्स रेडियस को a0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और बोर्स रेडियस क्या होता है? द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट, तो n की वैल्यू क्या डाल दोगे? 1। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? बोर्स रेडियस की। यहां तक डेरिवेशन करके आओगे अगर बोर्स रेडियस की आती है तो। ठीक है बेटा, अब एक दो चीजें मैं और डिस्कस करना चाहता हूं। पेपर में क्वेश्चन आ गया एक बार हमारे पास कि क्वेश्चन बड़ा आसान था ये डेरिवेशन करने के, कि एक एटम होता है हाइड्रोजन जैसा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जगह म्यून होता है, पार्टिकल। और म्यून पार्टिकल क्या होता है? जिसका मास 207
207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस कुछ नहीं करना, सेम डेरिवेशन करनी है। m की जगह क्या लिख देंगे 207 207 m, बस इतने डिफरेंस आना था, बाकी डेरिवेशन सेम रहेगी। ओके, अब ये बोर्स रेडियस आ गया हमारे पास, ठीक है। और बोर्स रेडियस की वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या फिर 0.53 कह सकते हैं आप इसे, 0.529 या 0.53, ठीक। और रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आया था, n स्क्वायर। तो आपको बोर्स रेडियस दे देंगे और कहेंगे बताओ n इक्वल टू 3 में कितना रेडियस होगा। तो आप क्या करोगे, बोर्स रेडियस को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, कि n4 दे दिया तो 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा बात बता सकता हूं कि अगर कोई और भी एलिमेंट हो जैसे हीलियम, तो फिर n स्क्वायर बाय जेड होती है प्रोपोर्शनैलिटी, याद रख सकते हो आप। कि हम डिस्कस करेंगे कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजनिक एटम्स। हाइड्रोजनिक एटम्स क्या होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, हाइड्रोजन हो गया उसका एग्जांपल, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया, ये सारे हाइड्रोजनिक एटम्स हैं। और बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजनिक एटम्स, ठीक है। तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 डाल दोगे, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 डाल दोगे। तो अगर आपको बोर्स रेडियस दे रखे हैं तो आप हीलियम के, लिथियम के, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस किसी के भी एटम का किसी भी ऑर्बिट का रेडियस बता सकते हो। ओके, और बोर्स मॉडल अभी भी हम इस पॉइंट पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि हाइड्रोजनिक एटम्स पे क्यों एप्लीकेबल है। क्योंकि देखो, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ न्यूक्लियस का फोर्स लिया। हाइड्रोजन में E होगा, हीलियम में 2E होगा, लिथियम में 3 होगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या फोर्स लगा रहे हैं वो हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। इसलिए बोर्स मॉडल ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ही देखा था और इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स नहीं देखा, ठीक है। तो इसलिए बोर्स मॉडल सिर्फ हाइड्रोजनिक एटम्स पे एप्लीकेबल है, बाकी एटम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो वो बात भी ध्यान रखना, म्यून वाली, बस m की जगह क्या लिख देना था 207 है, ठीक है। फिर हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल, वो फॉर्मूला भी आपको डिराइव करना है। और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था कि वो आपको याद रखना है, माइनस E स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह r डाल दो। अभी जो हमने Rn कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में डालोगे आप। यही था Rn, बस n स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m e स्क्वायर। ये एनर्जी की डेरिवेशन होगी। अब इसमें देखो, यहां सॉरी ई स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला आ गया हमारे पास पाई m e4 बाय 8 पाई h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 बाय n स्क्वायर। जो क्वेश्चन आया था रेडियस में या डिवाइड में 207 आना था, एनर्जी में मल्टीप्लाई में 207 आना था। ओके, r की वैल्यू वहां डाल दो तो आपके पास ये पाई से पाई कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है 8 पाई me4 बाय 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ रहा है। देखो यहाँ क्या मिस्टेक है कुछ, हाँ यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट भी आता है फॉर्मूले में, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है me4 बाय 8 n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। ये एनर्जी की डेरिवेशन होगी। अब n को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
एनर्जी nth ऑर्बिट की क्या होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। डेरिवेशन आती है तो यहां तक छोड़ा होगा, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूला विल बिकम लाइक दिस। ओके, अगेन पूछते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है। मैं बता चुका हूं आपको लास्ट क्लास में कि एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, डेरिवेशन बेटा आपको करनी पड़ेगी, ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन अच्छे से डिराइव करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करके देखना। फाइनली फॉर्मूला याद रखोगे कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाता है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ। n इक्वल टू 1 पे एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू 1 डाल दो। ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, n की वैल्यू 2 डालो तो आएगा -3.4। याद रख लो, ये वैल्यूज काम आती है एग्जाम में। 3 डालोगे तो 1.51 और एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, देखो। ठीक है, एनर्जी गैप्स भी याद रख लेने चाहिए। 4 एनर्जी की वैल्यूज और एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे लाइन में पास होती जाएगी और एक टाइम में सारी लाइनें मैच हो जाएंगी। फाइनली एनर्जी क्या हो जाएगी 0। जहां पर एनर्जी 0 होगी मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो आयनाइज्ड एटम है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम याद रखोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। ये भी याद रखोगे, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 है। ये सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, अगर पेपर में लिखा था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब आप n की वैल्यू कितनी लोगे 2। लिखा था थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो आप n की वैल्यू कितनी लोगे 4। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में ध्यान रखने, पेपर में बनाने के लिए कह सकते हैं। फिर मेरी सजेशन है एनर्जी डिफरेंस भी याद रखो। ये होता है 10.2, ये 12.09। कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। ये 12.75, 10.2, 12.09, 12.75 में बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। ओके, और ये एनर्जी लेवल डायग्राम था हाइड्रोजन एटम का। तो देखो बेटा आगे कि इससे पहले और बुक में दे रहे थे, आपने पढ़ रखी है सारी चीजें, आपके लिए तो रिवाइज हो रहा है कि साइंटिस्ट ने कुछ लाइन स्पेक्ट्रम ढूंढ लिया था। लाइनमैन ने देखा एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ देखी और जो वेवलेंथ देखी उसमें से नाम दे दिया लाइनमैन सीरीज। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन से ये हाइड्रोजन के एटम से ये वेवलेंथ निकलती है। इस फॉर्मूले से उसने कहा हमें मिलेंगे। ठीक है, n कहां से शुरू होगा 2 से, 2, 3, 4, 5। r को रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, r की वैल्यू हालांकि कांस्टेंट है, एग्जाम में गिवन नहीं होती, आपको ये याद रखनी चाहिए r की वैल्यू। ठीक है, तो r को रिडबर्ग कांस्टेंट एंड r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁻⁴। उसने बोला ये वेवलेंथ्स हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में निकलती हैं और ये सारी की सारी लाइनमैन सीरीज आपको याद रखना है। इट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ये बात याद रखोगे, दिस सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। उसके बाद लाइनमैन के बाद बामर ने भी देखा कुछ, बस यहां पर 1 की जगह 2 आ गए, यहां पर ये वैल्यूज 3 से शुरू होगी। उसने ये वेवलेंथ देखी और ये सीरीज लाई कर रही थी विजिबल रीजन में, लाइनमैन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में।
फिर और एक चीज ध्यान रखो, इसने और भी नाम दे दिए, सबसेट्स बना दिए, नाम दे दिया एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन, एच गामा लाइन। जो रेड कलर दिखा वो एच अल्फा लाइन, जो ब्लू ग्रीन दिखा वो बीटा, और जो वॉयलेट कलर दिखा वो गामा। ठीक है, रेड कलर याद रखोगे मैक्सिमम वेवलेंथ है और वॉयलेट कलर मिनिमम वेवलेंथ है। ठीक है, लाइमन, बामर, फिर पास्चर। पास्चर में यह 3 हो गया, ये 4 से शुरू होगी, 4, 5, 6। ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, याद रखनी है बातें। पास्चर के बाद ब्रैकेट आई, ब्रैकेट में या 4 हो गया या 5 से शुरू हो गया। ब्रैकेट के बाद फंड आई, फंड में या 5 आ गया, यहां से 6 शुरू हो गया। ठीक है, और ये तीनों लाइमन, अल्ट्रावायलेट, बामर, विजिबल, पास्चर, ब्रैकेट, फंड, ऑल लाइन इंफ्रारेड रीजन। ये बात याद रखो। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली सब कुछ बताया, कहां से आया, कैसे हो रहा है, इनको कुछ आइडिया नहीं था, बट बोहर के मॉडल ने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। कि बोहर के मॉडल से हमने रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट किया। तो बोहर ने क्या कहा था कि एच न्यू इनिशियल फाइनल विल बी इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, किस वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। तो बेसिकली जो भी लाइमन ने, पास्चर ने देखा वो सब यही था कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहा था तो फोटॉन्स बाहर आ रहे थे। तो ये अपने को बताया था बोहर ने। तो जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसे यूज करो। एन की जगह एन इनिशियल लिख दो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ एक माइनस भी आएगा, फॉर्मूला में माइनस था, माइनस को हटा दो तो यहाँ एन फाइनल एन इनिशियल हो जाएगा। न्यू को लिख सकते हैं हम सी बाई लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा हमारे पास आ गया इनिशियल फाइनल me4 बाई 8 पाई 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब c। वैसा से फॉर्मूला आ गया जैसे लाइमन बामर ने दिया था। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, ये किसके बराबर था, आर के। तो इसी को रिडबर्ग फॉर्मूला बोल दिया जाता है। ये वैल्यू देखो सारी थ्योरेटिकली आई है, सारी बोहर के पोस्टुलेट से आई है। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, ये वैल्यू रिडबर्ग के बराबर ही आ गई, रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर। वो वैल्यू उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की थी और ये क्या है, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला आ गया 1 बाय लैम्डा आर 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। एन फाइनल की जगह 1 डाल दें तो लाइमन बन जाएगा, 2 डाल दें बामर बन जाएगा, 3 डाल दें पास्चर बन जाएगा। तो इससे क्या एक्सप्लेन होता है, फाइनल क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनिशियल जहां से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से इस स्टेट में आएगा तो अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज मिलेगी। मतलब 1 में आएगा तो लाइमन, 2 में आएगा बामर, 3 में आएगा तो पास्चर। तो दिस इज हाउ बोहर्स explain the line spectrum of the hydrogen atom. Okay, बस ये हम एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्लस न्यूक्लियाई वाला चैप्टर। ठीक है, तो फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एटम्स न्यूक्लियाई। अब देखो n इक्वल टू 1 2 3 4 यहीं तक चलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 2 से 1 में आए, एन फाइनल हर केस में क्या है 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 बाय लैम्डा आर, एन फाइनल की जगह 1 डाल दो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विल मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम
एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, तो कौन सी सीरीज मिलेगी? लाइमन। एन फाइनल जगह 2 डाल देंगे, लाइमन सीरीज है, 4 से 2, 3 से 2, तो कौन सी सीरीज मिलेगी? बामन। एन फाइनल को 3 डाल दोगे, n इक्वल 5 और ले लो, 4 से 3 आ रहे, 5 से 3 आ रहे, तो ये कौन सी सीरीज आएगी? पास्चन। लाइमन, बामन, पास्चन। आगे ऐसे फाइनल को 4 डाल दोगे तो ब्रैकेट, फाइनल को 5 डाल दोगे तो फॉइल सीरीज। ओके, दिस इज हाउ बोर्स एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। ओके बेटा, इतना प्रिपेयर करो, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।